हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। ये अनसॉल्व पेपर सीरीज इंटरमीडिएट केमिस्ट्री 2022 का सेट नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने सेट नंबर 1 किया था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला का जो सॉलिड स्टेट का है, जो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। पहले का ख वाला क्वेश्चन है कि 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है m बराबर W बटा MV। तो W का मान दिया हुआ है यहाँ पे 9 ग्राम, और m NaOH के लिए m निकालेंगे अणुभार तो 40 आएगा, और ये 450 ml है, इसमें 1000 से डिवाइड करके इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो, ये हो गया 9 5 6 45, ये 10 चला गया ऊपर और नीचे आ गया। यहाँ पे 10 ऊपर चला गया तो नीचे बनेगा, तो नीचे बचेगा 20। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 बटा 20, मतलब 1 बटा के 2। 1 बटा 2 का मतलब 0.5 मोल प्रति लीटर। तो ख का हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। ग का क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड वाला। अगला है कि गाटरमान, ये कोच लिखा हुआ है, गाटरमान कोक है या तो इसे कोच भी पढ़ते हैं, अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया जो होती है उसमें बेंजीन की क्रिया अगर हम CO और HCl के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। घ का हो जाएगा दूसरा। अगला कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, तो याद रखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन देती है, और 1 डिग्री एमीन के अलावा जो होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें ये वाला पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, और चौथा भी सही है, तीसरा वाला गलत है, ये 2 डिग्री एमीन है। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा था कि नहीं देती है। अगले सवाल पे चलते हैं कि च वाला क्वेश्चन है इसमें, कि इसमें पूछा है कि DNA में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा DNA में जो क्षारक पाया जाता है, पहले वाले DNA में जो होता है AgCT होता है, और RNA में AgCU होता है। तो इसमें RNA में यूरेसिल पाया जाता है जो कि DNA में नहीं पाया जाता। च का हो जाएगा तीसरा वाला। अगला है कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन के विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डिफिनेशन जो होती है, तो इसे लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का ताप, प्राप्त विलयन के ताप को हम मान लेते हैं कि वो TS है। प्राप्त विलयन का ताप TS, शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक का ताप हम मान लेते हैं कि T0 है, की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिसे विलयन का क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा, जो बड़ा वाला है तो TS बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, ये शुद्ध विलायक है, तो TB बराबर TS माइनस T0 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना है। तो इसका फार्मूला होता है m बराबर 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, जहाँ की छोटा वाला W जो है विलेय का भार है और बड़ा वाला W जो है विलायक का भार है। डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन है, और ये वाला हमारा KB जो है मोलर लवणवन स्थिरांक है, m जो है विलेय का अणु भार है। अगला सवाल है, ये सवाल जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। हमसे पूछा है कि एक सेल का EMF ज्ञात करना है, जो कि जिसे हम ई सेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एनोड और कैथोड पता होना चाहिए कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि Mg से बन रहा Mg2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ होगा, और दूसरे वाले में है Ag+ से Ag बन रहा, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कट करना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कट गया तो बन जाएगा, यही निकल के आएगा। तो n बराबर हमको यहाँ से पता चल गया 2, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर होते हैं वही हमारा n होता है, और n की जरूरत पड़ेगी नॉट्स इक्वेशन में। तो यहाँ से हम लिखेंगे E बराबर, मतलब E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब ऊपर होता है एनोड, तो एनोड का कंसंट्रेशन Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन बटे Ag प्लस का कंसंट्रेशन, और इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, इसके मोल ले लेते हैं। अब ई नॉट सेल का मान दे रखा है 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा लॉग। अब Mg2 प्लस की सांद्रता यहाँ पे दी हुई है 0.130 पॉइंट में, और नीचे है इसका अगर हम करेंगे तो 0.0001 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ऊपर हम लिख सकते हैं 0.130, नीचे लिख सकते हैं, अगर इसका हम 2 बार करें तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस का 8 हो जाएगा। अब जब 10 के पावर ये माइनस 8 हो जाएगा, तो अगर ऊपर नीचे हम 1000 का गुणा कर दें यहाँ से, तो इसको लिखेंगे 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, और ये हो जाएगा 130, और नीचे हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5। ऊपर नीचे हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद कि हम इस log वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो log वाले का जो पोर्शन है इसको यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन इजी है। तो इसको लिख सकते हैं log 130 माइनस log 10 के पावर माइनस का 5। अब 10 का पावर माइनस 5 है तो इसे लिख सकते हैं log 130 प्लस log 5। अब यहाँ से क्या करेंगे कि log 130 को हम लिख सकते हैं, अब सीधे अगर लिखा जाए तो इसका मान हो जाएगा log, अब यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1.1, हमें याद रखना पड़ेगा, प्लस, और इसका मान हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा, ये 5 पहले आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 5, और इसका मान हो जाएगा 1.1, ये log हट गया। अब इसमें क्या करेंगे कि, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि log 130 को हम लिख सकते हैं log 10 प्लस log 13, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे log 10 के पावर माइनस 5 था तो इसका मान 5 आ ही गया है। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 13 की वैल्यू 1.1 होती है, याद रखना पड़ेगा, और यहाँ से 5, तो ये आ जाएगा 7.1 के करीब आएगा। अब यहाँ से 7.1 के करीब आएगा तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 7.1। अब यहाँ से जब करेंगे 3.17, अब इसका पूरा का पूरा कैलकुलेट करने पर ये जो पूरी वैल्यू आएगी लगभग आप कैलकुलेट करिएगा तो 0.21 आएगी। अब जब इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो 2.95 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो घाव वाला है, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या, ये वाला सिलेबस से हटा दिया गया है। तीसरा का क भी सिलेबस से हटा दिया गया है, तीसरा का ख भी सिलेबस से हटा दिया गया है। उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए, तो ये पिछले भी सेट में कहीं आ चुका है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड से जुड़े बंधों की संख्या को हम लोग उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे लिगेंड पे डिपेंड करता है, लिगेंड किस टाइप का है, जैसे K4Fe CN6 ले लिया जैसे ये, और दूसरा कंपाउंड ले लिया COEN का थ्राइस, और यहाँ पे एक कंपाउंड इस टाइप का ले लिया Cl3। अब इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो Fe यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कितने लिगेंड अटैच है और किस टाइप के लिगेंड अटैच है। जैसे Cn जो होता है एक दंती लिगेंड होता है, एक दंती लिगेंड का मतलब होता है कि उस सेंट्रल मेटल के साथ एक बार में एक ही बंध बनाएगा। तो 6 Cn है तो 6 Cn मिलके 6 बंध बनाएंगे। अब नीचे वाले केस में क्या है कि
जो इसमें है ईएन जो होता है वो डाइडेंटेड लिगेंड होता है। डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब द्विदंती, और द्विदंती लिगेंड एक साथ दो बंध बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 द्विदंती लिगेंड है, तो यहाँ पे टोटल ये भी 6 बॉन्ड बनाएगा और ये भी कितने 6 बॉन्ड बनाएगा। तो जितने बॉन्ड बनाते हैं वही उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस वाले में भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इस वाले में भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, पिछले भी सेट में डिफिनेशन इसका हमने पढ़ा रखा है। प्रोटीन के विकृतीकरण, ये पिछले सेट का क्वेश्चन है, 2023 में भी बहुत बार आ चुका है। चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल। ये जो तीसरा का घ वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब उसके बाद उसमें और एक लाइन जोड़ सकते हैं कि प्रोटीन को जलीय विलयन में गर्म करने पर या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार में डालने पर यह अवक्षेपित हो जाता है। इस अवस्था में इसे विकृत प्रोटीन कहते हैं। अब विकृत प्रोटीन में होता क्या है कि यह एक जटिल प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन होती है। जैसे इसको हम लोग हीट करते हैं ये प्रोटीन डीएक्टिव हो जाती है, कुछ ऐसा ओपन हो जाता है। ये वाला ये एक्टिव प्रोटीन है, उलझा हुआ प्रोटीन होता है। जैसे इसे हम प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या इसको गर्म करते हैं ये डीएक्टिव हो जाता है। चलते न्यूमेरिकल की तरफ। चौथा का जो क वाला न्यूमेरिकल है, इसमें पूछा हुआ है कि कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पियर की धारा से 9 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये फैराडे के प्रथम नियम से लगेगा। तो फैराडे का जो प्रथम रूल है वो कहता है कि W बराबर EIT और उस अपॉन में 96,500 कूलम होता है। तो जो यहाँ पे E है वो हमारा तुल्यांकी भार है, तो हमको पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार होता क्या है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा W बराबर EIT अपॉन 96,500। अब जो E है, अब कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर होगा 2+ के रूप में होगा। इसका अणु भार दे रखा है 63, तो तुल्यांकी भार होता है अणु भार बटे सौजकता 63/2 31.5 आ जाएगा। अब यहाँ से 31.5 E की वैल्यू हो गई है, हमको सब पता है। W बराबर E की वैल्यू आ गई 31.5, I की वैल्यू 1 है और वो 900 सेकेंड तक प्रवाहित किया जा रहा है। नीचे है 96,500 कूलम। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग W बराबर आएगा, कैलकुलेट करने पर 2.0.293 ग्राम आएगा। आप भी एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसके बाद वाला चौथा का जो ख वाला क्वेश्चन है, ये सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन जो कि टिंडल प्रभाव ये सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ब्राउनी गति भी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन चौथा का गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो याद रखिएगा इसमें 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, मतलब सीधे सीधे बोले तो एमीन का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म और इसका रासायनिक समीकरण। सबसे पहले इसमें करते क्या है कि इसमें हम पहले लेते हैं एक थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है यहाँ पे COOH और यहाँ भी COOH। इनकी क्रिया कराते हैं हम लोग NH3 से। NH3 के 2 मालिक्यूल लेते हैं। हमको पता है कि ये NH3 जब COOH से क्रिया करता है तो यहाँ पे आ जाता है अब COO आ गया। अब NH4 तो होता है बट यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे CuNH2 और यहाँ भी CuNH2, क्योंकि हीट करने पे उसके वाटर मालिक्यूल बाहर हो जाते हैं अमोनियम एसीटेट के। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर से जब इसको हम हीट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से NH2 यहाँ से H मिल के बना लेगा NH3। इसके NH3 मालिक्यूल फिर से बाहर हो जाएंगे, एक NH3, और ये बन जाएगा, याद रखिएगा इसका नाम जो है थैलिक एसिड है और इस वाले कंपाउंड का नाम जो है थैलेमाइड है, थैलेमाइड। अब इसके बाद जो बनेगा, यहाँ से NH3 निकलने के बाद ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। यहाँ से C डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पे बन जाएगा NH। इसको हम लोग कहते हैं थैलीमाइड। दोनों में कंफ्यूजन है, इसका नाम है थैलेमाइड
और इसका नाम है थैलीमाइड। अब इसी थैलीमाइड का हम लोग मैकेनिज्म कराते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, पहले थैलीमाइड लिखेंगे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और इसको हम लोग यहाँ पे अटैच करा देंगे। अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं, NaOH लेते हैं या तो KOH लेते हैं। यहाँ पे NaOH लेते हैं, Na पे प्लस और Cl पे माइनस। अब ये क्या करेगा, NaOH एसिडिक हाइड्रोजन खोजेगा, उसको मिलेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, और यहाँ से बना लेगा वो H2O। अब जैसे ही H2O बनाएगा, यहाँ पे इसका एक सॉल्ट तैयार हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का। यहाँ से N निकल गया, यहाँ पे आ गया Na, या K भी मान लेते हैं। यहाँ पे अगर KOH लेंगे तब, अब यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये अटैच हो गया। फिर इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन की क्रिया जब कराएंगे तो हमको पता है इनके पास होता है लोन पेयर। अब इन R प्लस और X पे माइनस, ये आ जाएगा इनके पास, तो बन जाएगा यहाँ से KX, और ये जाके R यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N के साथ आ गया R। अब इसमें क्या होगा कि अब इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे फिर से KOH के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उसका पिछला टर्म, यहाँ पे N, यहाँ पे R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और इसको हमने अटैच करा दिया। अब जब इसकी क्रिया हम KOH के साथ कराएंगे तो अब ये एसिडिक हाइड्रोजन के जैसा बिहेव नहीं करे, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन इसको यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो ये OH न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और न्यूक्लियोफाइल के जैसा जब बिहेव करेगा तो K प्लस यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा माइनस और प्लस में, और फिर से यहाँ पे रीअरेंज होगा, फिर यहाँ पे ये वाला इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे ये वाला इनको अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये OH C के पास अप्रोच किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है जो हमने यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ा था, और यहाँ पे फिर से ये बॉन्ड आ चुका है। अब जैसे ये बॉन्ड आया, यहाँ पे OH तो आ ही गया, अब ऊपर की साइड है N के ऊपर है माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया R, रिंग ओपन हो गई। अब फिर से यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अब जब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो जब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे बना लेते सबसे पहले C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे O माइनस, और इनके बगल में आ गया K, और यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद इनके पास आ गया NHR बन गया, क्योंकि N के पास फिलहाल यहाँ पे माइनस था। हम यहाँ पे लिख देते हैं H प्लस ट्रांसफर, ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेम काम फिर से होगा, फिर वही काम होगा यहाँ पे, तो बनेगा यहाँ पे क्या, इसको ठीक कर। अब यहाँ पे फिर से हम पहले रिंग बनाएंगे, रिंग बनाने के बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यही काम वहाँ पे ऊपर भी होगा, यहाँ से OH आ जाएगा, और यहाँ से KOH, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और K तो पहले से मौजूद है। अब होगा क्या यहाँ पे कि फिर से वही R और NH होगा, तो यहाँ पे R NH तो था, अब यहाँ से एक और आ जाएगा ये वाला, तो बन जाएगा RNH2। अब यहाँ पे दोनों का सॉल्ट तैयार हो गया, मतलब ऊपर जो C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OK, यहाँ पे भी C डबल OK, तो जो थैलिक एसिड था उसका पोटेशियम लवण तैयार हो गया है, और हमारे पास RNH2 का निर्माण हो गया। ये इसका टोटल मैकेनिज्म था। ये टोटल क्वेश्चन 3 नंबर का था, ये जो पूरा मैकेनिज्म है। अगला सवाल है कि ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है कि ब्रोमीन जल के साथ, दूसरा है सांद्र HNO3 के साथ। दोनों के दोनों जो है ऑक्सीकारक का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसका फार्मूला होता है CHOH के बाहर 4, और नीचे होता है CH2OH। ये ग्लूकोज है,
इनकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 और H2O, तो बस ये CHO जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, बाकी एज इट इज रह जाएगा। CHO यहाँ पे 4, यहाँ पे CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। और दूसरा वाला जो है CHO CHOH, यहाँ पे 4 और यहाँ पे CH2OH, अगर इनकी क्रिया करा दे हम लोग सांद्र HNO3 के साथ, तो ये पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देता है। तो CHO तो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यहाँ पे ये CHOH होता है और नीचे वाला भी CH2 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ऊपर वाले का नाम है ग्लूकोनिक एसिड और नीचे वाले का नाम है ग्लूकोसैक्रिक एसिड। ये इसका रिएक्शन हुआ, ये दोनों रिएक्शन, ये 1/2 का था, ये भी 1/2 का ही था, मतलब दोनों मिला के 3 नंबर के थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमांक और नमन की व्याख्या कीजिए, और उसी में पूछा हुआ कि हिमांक और नमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो अगर आप क्वथनांक उन्नयन पढ़ रखे हैं तो हिमांक और नमन भी हो जाएगा। उसकी डिफिनेशन लगभग वैसे ही सेम है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का ताप जो Ts होता है, शुद्ध विलायक ब्रैकेट में T0 मान लेते हैं, की अपेक्षा घट जाता है, जिसे विलयन का हिमांक और नमन कहते हैं। और उस वाले में हमने डेल्टा टी भी यूज किया था, यहाँ पे डेल्टा TF यूज करेंगे, और जिसका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा TF बराबर होगा T0 माइनस TS, मतलब यहाँ पे T0 बड़ा होगा। अब इसका पूछा हुआ इसमें कि संबंध स्थापित करना है, भाई संबंध स्थापित करते हैं, कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए डेल्टा TF बराबर जो होता है KF इंटू M होता है, जहां M बराबर जो होता है वो मोललता होती है। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 1, या इसको हम ML के मान लेते हैं कि मोलैलिटी बोलते हैं इसको। दूसरा उसमें है कि हम जानते हैं कि जो मोललता होता है ML, वो होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। तो ये हो जाएगा, इसका विलायक का भार हम W मान लेते हैं, वो भी केजी मान लेते हैं। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 1000 से भाग देंगे तो ML बराबर हो जाएगा W बटा M, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा W। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम में। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ ले आके पुट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो TF बराबर आ जाएगा KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w, और यहाँ पे M आ जाएगा इंटू कैपिटल W। ये इसका फार्मूला प्रूफ हो गया, यही हमसे पूछा हुआ था। अब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि M बराबर 1000 इंटू KF इंटू छोटा w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। बिल्कुल हूबहू वही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वथनांक उन्नयन में देखा था। वहां पे प्रूफ नहीं पूछा था, यहाँ पे प्रूफ पूछा हुआ कि कैसे स्थापित करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रखा है कि प्रथम कोटि विक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो इकाई जानते हैं, सबसे पहले इकाई लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग व्यंजक प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर में पूछा हुआ है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इकाई ज्ञात करने के लिए हम सीधा सा फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला होता है dx बाई dt बराबर k इंटू ए के पावर n। अगर हमसे जिस कोटि का बोला है n बराबर उतना रख देंगे, n बराबर 1 जैसे रखेंगे तो dx बाई dt, अब k a के पावर हो जाएगा 1। अब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो वेग है इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड k, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति सांद्रता का मात्रक लीटर। मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, तो k बराबर बन जाएगा सेकेंड इनवर्स या 1/सेकेंड हो जाएगा।
अब उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो होता है, हम एक रिएक्शन मान लेते हैं कि ए से रिएक्शन कोई पी है। अब टी बराबर 0 पे ए की वैल्यू 100% मान लेते हैं। तो पी अभी बना नहीं क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको हम 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको 100 ना मान के इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं। अब टी बराबर मतलब टी समय पे, मतलब कोई समय स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से ए तो पहले था, अब यहाँ से एक्स बनना शुरू हो गया। तो जो शेष सांद्रता बचेगी, यहाँ से ए में से एक्स निकल गई तो बच गया क्या, ए माइनस एक्स। अब जब ए माइनस एक्स बच गया तो अब उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे यही वाला, डी एक्स बाई डी टी और के, और ए के पावर था तो ए की जगह हम रख देंगे ए माइनस एक्स। अब यहाँ से x को x के साथ कर लेते हैं तो dx बटे ए माइनस एक्स और यहाँ पे k dt। अब इसका हमको समाकलन करना है, बट इसका समाकलन इजी नहीं, तो हम लोग इसको पहले a माइनस एक्स को मान लेंगे t डैश, क्योंकि t तो हमने मान रखा है। आज इसको हम मानते हैं ना, उसका अवकलन करेंगे। तो इसका पहले अवकलन करने पर, तो जैसे अवकलन करेंगे, जो a है चर राशि है, तो चर राशि सॉरी अचर राशि है, इसे नंबर कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो माइनस dx बचेगा और ये वाला dt डैश हो जाएगा। और यहाँ से हम रख देंगे जैसे ही, तो dx के जगह पे माइनस dt डैश आ जाएगा और a माइनस एक्स के जगह पे t डैश आ जाएगा और इधर k dt तो है पहले से। अब इसका हम लोग करेंगे समाकलन करने पर, इसका समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो यहाँ जैसे ही समाकलन लगाएंगे, माइनस पहले यहाँ पे बाहर चला जाएगा के और ये वाला नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग टी डैश और के बाहर था, और डी टी का जो समाकलन होता है, अगर डी एक्स का समाकलन एक्स, डी टी का समाकलन टी, उसी तरह हो जाएगा ये के टी और उसके साथ एक स्थिरांक आ जाएगा सी, इसको मान लेते हैं हम। अब जैसे ही हम टी डैश माना था, टी डैश की जगह पे हम रख देंगे ए माइनस एक्स, यहाँ पे के टी प्लस सी। इसको ना मान के इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग इनिशियल कंडीशन पे। अब जैसे ही इनिशियल कंडीशन पे चलेंगे, यहाँ पे हमने मान रखा था वहां पे कि टी बराबर जो 0 था, टी बराबर 0 पे जो x की वैल्यू थी वो कुछ नहीं बनी थी, तो मतलब x बराबर 0। जैसे यहाँ पे रखेंगे माइनस लॉग a, x का मान 0 रखेंगे और k इंटू 0 प्लस सी, तो यहाँ से c का मान निकल आएगा, तो c बराबर आ जाएगा माइनस लॉग a। समीकरण नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग a। ये इस साइड जैसे आएगा के टी बराबर हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग a माइनस एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, हमको पता होना चाहिए कि लॉग m और लॉग n का मान जो होता है, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से था। लॉग m बटे n का फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। तो अब यहाँ से जब देखेंगे तो के टी बराबर टी बराबर जैसे ही के निकालेंगे यहाँ से, लॉग यहाँ पे 2.303 एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे टी लॉग ऊपर हो जाएगा ए, नीचे हो जाएगा ए माइनस एक्स। हमको यही प्रूफ करना था। कहीं कहीं ये भी होता है कि जो ए है उसको वहां पे ए नॉट माना होता है, नीचे जो होता है यहाँ पे ए माना होता है, तो ये भी सही है। तो के बराबर हो जाएगा 2.303। हालांकि ये 2.303 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे बेस ई मान के हम लोग चलते हैं। आज जब लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसके साथ 2.303 चला आता है। ये लघुगणक का एक रूल है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलक्षणिक गुण लिखिए। तो अंतः संक्रमण तत्व मतलब हमसे एफ ब्लॉक पूछा हुआ है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अगर हम एफ ब्लॉक का डिफिनेशन देखें तो लिख सकते हैं कि जिन तत्वों में विभेदी या संयोजी इलेक्ट्रॉन n-1 के डी उपकोष में प्रवेश करता है,
सॉरी n-2 f के एफ उपकोष में प्रवेश करता है, उसे हम एफ ब्लॉक तत्व या अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें दो श्रेणियां होती है, पहला होता है एक लैंथेनाइड होता है और दूसरा एक एक्टिनाइड होता है। अब इसमें लैंथेनाइड में क्या होता है कि लैंथेनाइड श्रेणी को हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व की श्रेणी भी कहते हैं और एक्टिनाइड भी वही श्रेणी है। अब हमसे पूछा है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता क्या है, तो इसका सामान्य अभिविन्यास जो होता है XE, मतलब XE ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे 54 लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद होता है 4FN, मतलब बढ़ते जाएंगे, और ये आगे वाला जो होता है फिक्स होता है 5D1 और 6D2। ये तो हालांकि सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेडिक्ट किया गया है, मतलब बाद में जो बनाया गया, उसमें कुछ इस टाइप का होता है कि XE पूरा कंप्लीट, F4FN+1 और उसके बाद 6S2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई कंपाउंड है सीरियम, मतलब सॉरी एलिमेंट है सीरियम, तो इसका हम लोग लिखेंगे XE, यहाँ पे टोटल हो गया। सीरियम का जो होता है वो 58 होता है, इसके ऊपर होता है लेंथेनम जो कि 57 होता है। यहाँ पे लिखेंगे XE4F1 और उसके बाद 5D1 और उसके बाद हो जाएगा 6S2, ये वाला पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो इसका 54 होता है और यहाँ पे 4 मिलाएंगे तो 54 और 4 कितना हो गया टोटल 58। इसका मतलब ये परफेक्ट वेट रहा। और दूसरी बात, ये जो n-2f वाला सिस्टम है, n का मतलब होता है मैक्सिमम मुख्य क्वांटम संख्या, तो यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या 6 दिख रही, 6 में से 2 जाएगा 4 और f में भरना चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये हमको 4f मिल रहा है। अब उसमें पूछा हुआ था कि 3 अभिलक्षणिक गुण लिखिए, तो इसका जो 3 अभिलक्षणिक गुण होगा, जैसे ऑक्सीकरण संख्या लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, और इसके अतिरिक्त जो होता है +3 और +4 भी दिखाता है, और जली विलयन में +2 +4 +3 यही वाली अवस्था सबसे अधिक अस्थायी होती है। अब उसके बाद क्या है कि चुंबकीय गुण लिख सकते हैं कि इन तत्वों के अधिकांश आयन +3 अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति का मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये एक ना निश्चित चुंबकीय आघूर्ण भी दिखाते हैं। और उसके बाद इसमें लिख सकते हैं कि ये जटिल यौगिक बनाते हैं, जटिल आयन भी बनाते हैं। और फिर उसके बाद इनमें जो है कि लैंथेनाइड संकुचन होता है, और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारकता होती है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्सो की क्षारकता जो होती है कि क्षारकता या क्षार प्रबलता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है। जैसे LaOH का थ्राइस लैंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, जबकि LuOH थ्राइस दुर्बल क्षार है, मतलब जो ल्यूटेशियम होता है। उसके बाद लिख सकते हैं कि यह मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है कि जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व लगभग 94% तक पाए जाते हैं, 94 to 95, और फिर उसके बाद आयरन होता है उसमें 5%, और उसमें सल्फर, कार्बन, एल्युमिनियम, यही सब इसमें पाए जाते हैं। ये इसमें हो गया। हमसे सिर्फ 3 पूछा था, ये 3 से ज्यादा हो गए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आप सुन के भी लिख सकते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि 5वां का घ उप सहसंयोजन यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, मतलब हमसे CFT पूछा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और उसके बाद है 6ठा का क जो है ये सिलेबस से हटा दिया गया, उसका अथवा भी हटा दिया गया है। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखते हैं कि क्या होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पिछले भी किसी सेट में आ चुका है, तो वहां भी आप देख सकते हैं, खोज सकते हैं। सेट नंबर के क्वेश्चन में पहले जाइए, फिर उसके वीडियो सॉल्यूशन में उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन भी बताई गई है पिछले वाले किसी सेट में। तो सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का हम लोग अवधारणा देखते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का इसका कुछ प्रमुख बिंदु है। तो सबसे पहला है कि यह सिद्धांत लिगेंड को ऋण बिंदु आवेश मानता है। दूसरा, मतलब ये बीबीटी का एक मॉडिफाई रूप, जब बीबीटी फेल हुई थी तब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी।
दूसरा है इसमें है कि इसके अनुसार धातु आयन एवं लिगैंड के मध्य बने बंध की प्रकृति आयनिक होती है। तीसरा इसमें कि एक धातु आयन के डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन संकुल यौगिक के निर्माण के समय जैसे ही लिगैंड धातु आयन की ओर आते हैं तो इन कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती और ये भिन्न ऊर्जा के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहते हैं। अब उसमें बताया गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में ही बताया गया जो ऊपर हुआ था। धातु आयन के समान ऊर्जा के 5 डी कक्षकों में भिन्न ऊर्जा के 2 सेटों में विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। यही है क्रिस्टल क्षेत्र डी कक्षक, जिसमें कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में इनमें से जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होते हैं और जेड स्क्वायर, ये 2 कक्षक अक्षों मतलब एक्स वाई जेड की ओर इंगित करते हैं तथा इन्हें ईजी कहते हैं। ईजी की एनर्जी जो होती है हाई होती है, मतलब कि डिपेंड करता है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे बहुत लेस पूछा हुआ है। और उसमें तथा इन्हें ईजी कहते हैं। इसके विपरीत डी एक्स वाई डी वाई जेड ये 3 कक्षक एक्स वाई जेड के मध्य में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें T2G कहा जाता है। उसका मतलब होता है डबली और इसका मतलब होता है ट्रिपलेट। अगला सवाल पूछा है 6वां क कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि समझाइए। और उसमें पूछा है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल पहचानना है तो इसके लिए सबसे बेटर रिएक्शन है ल्यूकास रिएजेंट का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले एथेनॉल का हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम एल्कीन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे CH3 CH2 और OH एसिडिक मीडियम में कराएंगे और यहाँ पे ले लेते हैं H+। अब इसमें क्या होता है कि इसके पास है लोन पेयर, तो ये अपना ऑक्सीजन लोन पेयर इनको डोनेट कर देता है। और जैसे ही डोनेट करता है स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले यहाँ पे बन जाता है CH3 CH2 O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ यहाँ पे H आके जुड़ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, रिमूवल होता है H2O का, तो CH3 CH2 यहाँ पे OH और इसके ऊपर प्लस। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन तुरंत इसका बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से H2O का रिमूवल करा देता है और यहाँ पे बन जाता है CH3 और CH2 और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये H2O फिर से आके इनकी हेल्प करता है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H, यहाँ पे फिर उसके बाद CH2 के ऊपर यहाँ प्लस, यहाँ पे H2O फिर से आता है एक्शन में और यहाँ से ये इनको रिमूव कर लेता है और यहाँ से H+ यहाँ से ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H+ यहाँ से रिमूव हो जाता है। हालांकि होता तो इस टाइप में H3O+ और H3O+ हम जानते हैं 2 लोगों का मिक्सचर H2O+ H+। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से H+ रिलीज हो गया और यहाँ बन गया एथिन। जल का निकलना है निर्जलीकरण कहलाता है। यहाँ पे हमारा वाटर रिमूव हो चुका है। अब उसमें पूछा हुआ है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का हमें विभेद करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले करेंगे किसे। तो सब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ल्यूकास रिएजेंट। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट जो होता है HCl प्लस ZnCl2 का ये मिक्सचर होता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम डिस्टिंगाइज करेंगे। इसमें डिस्टिंगाइज का मतलब होता है विभेद करना। 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 और OH, इनकी क्रिया हम लोग कराएंगे HCl के साथ और ZnCl2 के प्रेजेंस में। ZnCl2 जो होता है वो निर्जल होता है। अब यहाँ से बन जाता है, अब रूम टेम्परेचर पे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होता ही नहीं, तो यहाँ से पता चल गया कि ये वाला हमारा जो है 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब दूसरे वाले में क्या होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे भी CH3 ये OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल पहचानने का तरीका है
कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को पकड़िए, उस कार्बन को देखिए कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने लोगों से जुड़ा है, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लोगों से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इनकी क्रिया भी कराएंगे उसी के साथ HCl के साथ और ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब जैसे यहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे OH हट गया, Cl आ गया और यहाँ पे निकल गया H2O, ये बन गया, 2 डिग्री पता चल गया। अब उसी तरह इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब तीसरे वाले में CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे OH, इनकी क्रिया कराएंगे HCl के साथ और ZnCl2। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, जहाँ से OH निकला वहाँ पे आ जाएगा Cl प्लस H2O। इसका नाम बन जाएगा 2-मेथिल-2-क्लोरोप्रोपेन, सॉरी 2-क्लोरो-2-मेथिल-प्रोपेन। यहाँ पे 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री, ये दूसरा वाला हो गया 2 डिग्री और ये तीसरा वाला 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अथवा वाला कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनॉल से निम्न को बनाने का रासायनिक समीकरण, पहला पिक्रिक अम्ल है, दूसरा बेंजोक्विनॉन है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फिनॉल कैसे अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये जो फिनॉल होता है ये रिजोनेंस शो करता है। इसका रिजोनेंस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये अम्लीय प्रकृति का होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले पाई बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे OH, इसके पास होता है लोन पेयर। अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले यहाँ पे जो H होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो O पे आ जाता है प्लस, H पे आ जाता, सॉरी O पे आ जाता है, यहाँ पे प्लस का चार्ज यहाँ पे इधर की तरफ ये मूव कर जाता है इसका लोन पेयर। अब H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया। अब जैसे H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया, इनके ऊपर यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये बना लिया फिनॉक्साइड आयन, इसको हम लोग कहते हैं O पे माइनस है, अगर फिनॉल लगा हुआ है यहाँ पे फिनॉल ग्रुप, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर की तरफ मूव करेगा। अब जैसे इधर की तरफ मूव करे, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, तभी ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्लियर बनाते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज और यहाँ पे आ गया O पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है फिलहाल। अब ये क्या करेगा, ये वाला माइनस यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला फिर से इधर की तरफ मूव कर जाएगा, फिर से ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे O पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया अब माइनस और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। उसी तरह यह मूव करते रहेगा। तो लिख सकते हैं कि अनुनाद के कारण जो फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनॉक्साइड आयन देखिए बनता किससे, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से अम्ल, जो अम्ल होता है H प्लस डोनेट करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे O पे आ गया माइनस और H यहाँ से अलग हो गया, यही वाला O पे जो माइनस इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर रखा है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला इधर की तरफ मूव करेगा, कब, अब जब ये यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा तो फिर ये यहाँ पे आके पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज, इसके ऊपर O पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे एक बॉन्ड। फिर जैसे इधर की तरफ आएगा ये फिर से अपना ले लेगा और यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी, और इनके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। इसी घटना को हम लोग कहते हैं अनुनाद। तो फिनॉक्साइड अनुनाद शो करता है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो अनुनाद की परिभाषा होती है कि जब कोई यौगिक या मूलक अपनी परमाणु स्थिति बिना परिवर्तित किए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं व्यक्त करता है तो उन संरचना को अनुनादी संरचना कहते हैं तथा इस घटना को अनुनाद कहते हैं। तो ये वाली रेजोनेंस की फिनोमिना थी। अब हमसे पूछा तो उसमें कि बनाना हमको पिक्रिक अम्ल, तो फिनॉल की क्रिया जब हम सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं, सांद्र लेना है, अगर हम तनु ले लेंगे तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। सांद्र HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे OH, यहाँ भी NO2, यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे भी NO2, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल को, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
फिनॉल या पिक्रिक एसिड, इसी को कहा जाता है। जब अब दूसरा वाला था कि क्विनोन, क्विनोन को हम लोग पैराबेंजो क्विनोन भी कहते हैं, OH। इनका हम लोग डायरेक्ट करा देंगे ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा पैराबेंजो क्विनोन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं पैराबेंजो क्विनोन। ये बन गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 7वां क की उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हैलोएरिन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। तो देखते हैं उसे कि उसकी क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है हैलोएरिन की। तो हैलोएरिन में हम एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया क्लोरोबेंजीन। बोला है कि आर्थो पैरा पोजीशन में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे NO2 है, तो NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और वहां पे तो न्यूक्लियोफिलिक जो प्रतिस्थापन, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि आर्थो पैरा पोजीशन पे जो NO2 होता है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन घनत्व को वापस ले आता है, जिससे हमें अटैकिंग के लिए फैसिलिटेट करता है, मतलब सुविधा मिल जाती है। जितना जल्दी NO2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन से यहाँ से बेंजीन रिंग की तरफ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना इजीली हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक जो होता है माइनस होता है, ये प्लस ही खोजता है। अब प्लस खोजता है, और दूसरी बात है कि प्लस उतना ही जल्दी क्रिएट होगा जितना अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो ये NO2 उसी के लिए लगा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं हैलोजन परमाणु के संबंध आर्थो पैरा पोजीशन पे जो कार्बोनियम में नकारात्मक चार्ज NO2 के रूप में आता है, मतलब NO2 के वजह से आता है। अब इसमें हमसे पूछा है कि इसका एग्जाम्पल सहित बताना है। तो जब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, जैसे सपोज दैट मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है सपोज दैट। अब NO2 क्या करेगा कि जैसे इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आज जब बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक उतना जल्दी करेगा, क्योंकि इनको चाहिए ही पॉजिटिव। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे OH है, तो जब यहाँ पे OH है और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये तुरंत जाके इसके ऊपर क्या करेगा कि अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान के चलिए क्या बना, यहाँ पे Cl है और नीचे के साइड हमें NO2 लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा कि अटैक ये इसी पोजीशन पे जाके करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा OH। अब जैसे ही OH यहाँ पे जुड़ेगा, फिर से यहाँ पे ये बॉन्ड ये बीच वाला बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे दो ही बॉन्ड बचे हुए हैं। ये प्रोसेस हमेशा बार बार होता जाएगा, जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न पर टिप्पणी करना है। तो पहला ऊर्ज अभिक्रिया, दूसरा ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, तीसरा फिटिक अभिक्रिया। तो जो ऊर्ज अभिक्रिया है ये पहले भी सेट में आ चुका है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलोएल्केन की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। मतलब जैसे RX प्लस 2Na प्लस यहाँ पे RX, यहाँ से निकल जाता है NaX और बच जाता है R और R, ये बन जाता है एल्केन। और दूसरा है कि ऊर्ज फिटिक, तो उससे पहले फिटिक बताना चाहिए। यहाँ पे जो R होता है हम यहाँ पे लेते हैं CH3 और यहाँ पे Cl लेते हैं। जो फिटिक वाला होता है यहाँ पे रिंग लेते हैं C6H5Cl, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे भी C6H5Cl ले लेंगे और यहाँ पे बीच में सोडियम लगा देंगे, सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पे C6H5 और C6H5 डाइफेनिल बन जाता है, ये फिटिक हो गया। ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया जो होता है दोनों का मिक्सचर होता है। एक हम यहाँ पे हैलोएरिन लेते हैं, मतलब हैलोएल्केन लेते हैं RX और यहाँ पे सोडियम लगाते हैं, और दूसरा लेते हैं हैलोएरिन मतलब C6H5, यहाँ पे Cl, तो बन जाता है हमें एल्किल बेंजीन, मतलब रिंग के ऊपर आ जाता है R। इस अगर यहाँ पे CH3 यूज करें, नीचे रिंग है ही, तो इसका नाम बन जाता है
टॉलुइन, ये बन गया उर्जफिटिक अभिक्रिया। अगला है कि टॉलन परीक्षण क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से कराते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इटार्ड अभिक्रिया, तो इटार्ड अभिक्रिया होती है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में टॉलुइन की क्रिया सी क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। गाटरमान कोच अभिक्रिया अभी फिलहाल पीछे आ चुका था। स्टीफन अभिक्रिया भी, जिसमें कि हम लोग साइनाइड की क्रिया एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। और रोजेनमुंड अभिक्रिया होता है कि बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हम लोग कराते हैं। ये रिएक्शन हम इसलिए पूरा डिटेलिंग में नहीं बता रखे हैं क्योंकि पिछले सेट में भी हमने ये सब पूरा डिटेल करा रखा है। इनकी क्रिया कराते हैं इसके साथ H2 के साथ, यहाँ Cl निकल जाता है, इसके जगह जाके H2 जुड़ जाता है, यहाँ पे बन जाता है RCHO, यहाँ बन जाता है। उसके बाद है कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, तो याद रखिएगा ये इटार्ड अभिक्रिया और टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड दोनों सेम है। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, तो याद रखिएगा रोजेनमुंड अभिक्रिया और ये वाला सेम है, बस यहाँ पे हम लोग अगर रिंग रख दे तो ये बन जाएगा खुद बेंजोइल क्लोराइड। एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल और फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, और इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसमें क्या बनेगा। तो एसीटोनाइट्राइल से बनना है हमें एथेनॉल बनाना है। तो एसीटोनाइट्राइल जो होता है उसका फार्मूला होता है CH3CN और हमें बनाना है CH3CHO, एथेनॉल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका अपचयन करा देंगे, तो CH3CH2 और NH2 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनका अगर हम HNO2 के साथ रिएक्शन करा दें, तो HNO2 के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3CH2OH, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और जैसे हम इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे कॉपर या Ag के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ से 20 से H2 गायब हो जाएगा तो बन जाएगा CH3, बहुत ईजी है, CH3CHO बन जाएगा। क्योंकि इसका आप चयन कराएंगे, ध्यान से देखेंगे अगर, तो अगर इसका आप चयन कराएं तो कुछ ये ऐसा रहा होगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड N। आप चयन कराएंगे तो 20 से 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 H इसको पकड़ा देंगे, 2 H इसको, तो बन जाएगा ये। इनका नाइट्रस हमले से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। आज ऐसे करेंगे ये 20 से H2 गायब हो जाएगा ऑक्सीडेशन में, तो बन जाएगा CH3CHO। अगला है कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। तो फेनिल मेथिल कीटोन हमसे पूछा, सीधे सीधे बोला एसिटोफिनॉन है वो। तो डायरेक्ट हम लोग फेनिल मेथिल कीटोन का फार्मूला बताना चाहिए कि फेनिल हो गया ये, और यहाँ पे ये इसका COCH3, डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4 के प्रेजेंस में, तो बन जाएगा ये COOH बन जाएगा ये डायरेक्ट। अगला हमसे पूछा हुआ था उसमें कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे ब्रोमोबेंजीन लेंगे, इनसे बेंजोइक अम्ल बनाना, तो सबसे पहले इसकी क्रिया करा देंगे KCN से, और जैसे ही KCN से कराएंगे बन जाएगा यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल। और हमको पता है कि बेंजोनाइट्राइल का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक अम्ल में। तो बच्चों ये रिएक्शन समाप्त हुए पूरा सेट। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 3 में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।